हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 डेफिनेशन यानी परिभाषाओं को समझेंगे। इसको हम लोग बिल्कुल निमोनिक तरीके से समझेंगे, जिसको याद करना बहुत ही आसान है, आपके लिए हो जाएगा और ये आपको कभी नहीं भूलेगा। जो मैंने ये यहाँ पर आपको निमोनिक्स बनाकर लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ कैसे है। एक्टिंग एनिमल चाइल्ड काउंटरफीट को टू डेथ, ये 6 तक। फिर उसके बाद 7 से मैंने स्टार्ट किया, डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉड जेंडर बट गुड गवर्नमेंट हार्बर। फिर मैंने 14 से स्टार्ट किया, इंजरी फ्रॉम इलीगल जज टेक लाइफ अंडर लोकल लॉ ऑफ मैन मंथ ईयर। फिर 21 से movable number oath is offense omit person public and public servant with reason to believe। फिर मैंने 30 से स्टार्ट किया, अंडर स्पेशल लॉ टेक वेरिएबल वेसल वॉलंटरली बाय विल ऑफ वुमेन कॉजिंग wrongful gain wrongful loss gaining wrongfully losing wrongfully। इसमें हमने क्या किया है कि एक एक जो रो है इसकी, उसमें जो है हमने वन एक एक हमारी हो गई। फिर 7 से मैंने स्टार्ट किया, फिर 14 से स्टार्ट किया, फिर 21 1 7, मतलब 7 7 का इसमें गैप है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो है वो 30 से हमने स्टार्ट किया है। तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आप एक से डेथ तक पढ़ लो, यानी एक्टिंग एनिमल चाइल्ड काउंटरफीट को टू डेथ, ये 6 हो गया। फिर 7 से स्टार्ट करोगे, तो अगर कोई आपसे इस तरीके से पूछता है 2 + 7 क्या है, तो आपको याद हो जाएगा भाई हमने जो है 2 7 से लेकर के 2 13 के बीच में ही रहना है, यानी डिसऑनेस्ट। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जेंडर की डेफिनेशन, जेंडर की जो है वो किस सेक्शन के किस क्लॉज में है, तो आप जो 7 से 14 उसके बाद 13 के बीच में रहोगे, फिर जेंडर 10। बड़ा ही आसान तरीका है इसको समझने का। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको एक एक करके पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल लेमैन तरीके से समझेंगे। उसके बाद मैं इसको आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट है वो हमारा एक्ट। एक चीज और जानने की जरूरत है, जहाँ पे हमने जो जिससे शुरुआत जिससे करी है, यानी एक्टिंग, यानी ए मैंने लिख दिया। फिर डिसऑनेस्ट में हमने डी पहले लिख दिया है। इंजरी से स्टार्ट हो रहा है तो आई हमने पहले लिख दिया है। मूवेबल प्रॉपर्टी से शुरू हो रहा है तो एम हमने पहले लिख दिया है। और उसके बाद यू, यू स्पेशल लॉ, आप चाहे एस लिखो चाहे यू लिखो, हमने अंडर स्पेशल लॉ यू लिख दिया है। ADIMU, ये आपको याद रखना है, तब आप और अच्छे से इसको रिकॉल कर पाओगे। तो शुरू करते हैं हम। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे लिखा है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य। कार्य जो होता है वो एक कार्य हो या किसी कार्य की श्रृंखला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान अगर एक चांटा या थप्पड़ मारता है, तो उसको मारने के लिए क्या करना, पहले सबसे पहले उस व्यक्ति का पीछा करेगा या फिर उसका रास्ता रोकेगा, उसको मारेगा, फिर उसके बाद भाग जाएगा। तो यह सारे मिलकर के एक एक्ट माने जाएंगे। तो ये क्या, हमारी बेयर एक्ट भी यही कहती है कि अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। उसके अलावा अगर आप ओमिशन की डेफिनेशन देखो, जो इसके पहले अगर आईपीसी में मैं बात करूं, तो ये सेक्शन 33 में आता था एक्ट एंड ओमिशन के नाम से। तो एक्ट की डेफिनेशन यह है, और ओमिशन जो है वो आपका चला गया है 225 में। तो एक्ट की आप 225 भी लिख लेना इसको याद करने के लिए। एक्ट की डेफिनेशन जिस तरह है उसी तरह ओमिशन की भी डेफिनेशन है, यानी एक्ट में अगर मैं कहूंगा सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, तो ओमिशन अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनिमल की डेफिनेशन। एनिमल जो है वो एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, मतलब जीव जंतु का मतलब ये है कि वो इंसान को छोड़ के, मानव को छोड़ करके कोई भी चीज हो जो लिविंग है, वो हमारी एनिमल है, पशु है, यानी प्राणी है। जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा, इवन इवन मक्खी और मच्छर भी है, वो एनिमल की एम्बिट में आएगा। ठीक है। इंसान नहीं आएंगे, बस इंसान कहाँ आएंगे, ये आएंगे मैन वेमेन में आएंगे और चाइल्ड में आएंगे। नेक्स्ट चाइल्ड है। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड है आपका एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी पर्सन हो, वेदर इधर गर्ल और बॉय, अगर वो 18 ईयर्स से कम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे चाइल्ड। यानी अगर कोई 17 साल 11 महीने का भी है तो उसे हम लोग चाइल्ड कहेंगे। अगर जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है तो वो चाइल्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो आएगा मैन, सॉरी मैन वेमेन, मैन की डेफिनेशन में या वेमेन की डेफिनेशन में आएगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा काउंटरफीट।
काउंटरफीट को हम लोग सबसे पहले आसान तरीके से समझते हैं। इसका मतलब होता है कूटकरण करना। काउंटरफीट का मतलब होता है कूटकरण करना, यानी नकली किसी चीज को बनाना। अगर मान लो किसी चीज को जानबूझ करके इस तरह से बनाए कि वो असली की तरह दिखे और लोग उससे धोखा खा जाएं, तो वो काउंटरफीट की डेफिनेशन में आ जाएगा। हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, ठीक है, और उससे वो डिसेप्शन यानी प्रवंचना करता है, डिसेप्शन करता है, जिसके जिसे हम लोग काउंटरफीट की डेफिनेशन में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 500 की कोई नोट है और उस नोट को कोई हूबहू उसी तरह बना करके बनाता है, या फिर उसमें थोड़ी बहुत, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम वैसा ही हो, अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट एसेंशियल दैट काउंटरफीट इज द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, उसी तरह नकल ठीक वैसे ही ना हो, वैसी ही हो, ये जरूरी नहीं। तो ये हो गया हमारी काउंटरफीट की डेफिनेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दवा नकली बनाकर असली नाम से बेचना, नकली दवा बना करके असली नाम से बेचना, ये भी हो गया हमारा काउंटरफीट की डेफिनेशन। ये भी उसी की एम्बिट में आएगा। और किसी ब्रांड का असली ब्रांड है उसको नकली पैकेट बनाना, ये भी हमारे काउंटरफीट की डेफिनेशन में आएगा। अब है हमारा कोर्ट। कोर्ट क्या है कि जज हु इज empowered by law to act judicially alone, a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body। मतलब इसको सबसे आसान तरीके से समझा जाए, ऐसा जज या जजों का समूह जिसे कानून ने न्यायिक काम करने का अधिकार दिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जज कहेंगे। जैसे मान लो कि अ, अगर मैं सेशन कोर्ट की बात करूं और या फिर मैजिस्ट्रेट की बात करूं, तो सेशन कोर्ट में एक ही जज होते हैं। जो हियरिंग होती है उसमें सिर्फ एक जज होते हैं, तो वो एक ही, तो वहाँ वो भी उससे भी कोर्ट कहेंगे। लेकिन जब आप हाई कोर्ट जाओगे तो वहाँ पर डिवीज़न बेंच होंगी, जिसमें 2 जज होंगे। तो डिवीज़न बेंच की में जो है वो भी कोर्ट है। तो अगर एक जज है या बॉडी ऑफ जजेस हैं, तो उसे हम लोग कोर्ट की डेफिनेशन में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेथ यानी मृत्यु। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब डेथ का मतलब सबसे आसान तरीके से इंसान की मृत्यु, जब जब तक कि उस संदर्भ से कोई और कुछ और ना निकलता हो, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, तो दैट इज कॉल्ड डेथ। अगर लापरवाही से इंसान मरा है तो दैट इज ऑल्सो डेथ। तो ये डेथ की डेफिनेशन हुई है। नेक्स्ट है हमारा डिसऑनेस्ट। तो हमने यहाँ पे डिसऑनेस्टली पढ़ना है। हमने डिसऑनेस्ट लिखा है निमोनिक्स को बना करके, लेकिन आपको पढ़ना डिसऑनेस्टली, एल वाई जोड़ देना है यहाँ पे, डिसऑनेस्टली, ठीक है। तो 2.7 में हमारी क्या है, डिसऑनेस्ट की डेफिनेशन है। वो कहता है डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। इसका मतलब हो गया, रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है गलत फायदा उठाना, और रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है गलत नुकसान हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तो किसी एक को रॉन्गफुल गेन हो गया, चोर को रॉन्गफुल गेन हो गया, और रॉन्गफुल लॉस जो जिसके यहाँ से चोरी हुई है वो उसके यहाँ रॉन्गफुल लॉस हो गया। या फिर मान लीजिए कि अम, मान लीजिए कि अगर किसी तौल का काम हो रहा है, मतलब वो वेट का काम, वेट हो रहा है, जैसे हमने कोई वेजिटेबल लिए या फिर फ्रूट्स लिए और उसने कम तौला, तो ये भी रॉन्गफुल गेन हो रहा है एक इंसान को और दूसरे इंसान को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा, डिसऑनेस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है 2.8 में है, 2 क्लॉज 8 में डेफिनेशन है। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स। तो मतलब कोई भी चीज पर कुछ लिखा हो, छपा हो या डिजिटल रूप में दर्ज हो, लिखा हो, छपा हो या डिजिटल रूप में दर्ज हो, और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे विच में बी यूज एज एन एविडेंस ऑफ दैट मैटर, जिसे हम लोग सबूत के तौर पे बना सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट।
अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एग्रीमेंट हो गया, चेक हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, नक्शा हो गया, ईमेल हो गया, पीडीएफ हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट हैं। तो हम लोग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वन को भी समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अ, ये जो हमारे अक्षर हैं या फिर निशान है वो किस साधन से लिखे गए हैं या किस तरीके से बनाए गए हैं या किस सबूत के रूप में इस्तेमाल होना है, वो ये एक्सप्लेनेशन वन लिखा है। और इसके बाद जो है, मतलब एग्जाम्पल मैं अगर इसका बताऊं तो अगर या तो कागज़ पे लिखा हो सकता है, लकड़ी पे लिखा हो, या दीवार पे लिखा हो, कंप्यूटर पे लिखा हो, कंप्यूटर में सेव हो, मोबाइल में सेव हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के एम्बिट में आ जाएंगे। अ, ये अगर कोर्ट में पेश किया भी जाए या कोर्ट में पेश नहीं भी किया जाए तो भी इसे हम लोग डॉक्यूमेंट की ही कैटेगरी में रखेंगे। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट में, तो हमें क्या मिलता है, ए से ई तक हमें इलस्ट्रेशंस मिलते हैं जिसपे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखी हुई हों, या फिर नेक्स्ट बैंक पर लिखा हुआ कोई चेक हो, वो भी डॉक्यूमेंट है। एक नक्शा या प्लान जो सबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, वो भी डॉक्यूमेंट है। और किसी आदेश पर लिखी हुई कोई लिखावट हो, वो भी डॉक्यूमेंट है। मतलब लिखा हुआ या सबूत बनाने वाला लायक जो भी है चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगी। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन और है, एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू कहता है कि अक्षरों, अंकों या निशानों के रूप में व्यापारिक यानी मर्केंटाइल या सामान्य प्रचलन में व्यक्त किया जाता है तो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो किसी दुकान की बिल या रसीद हो गई तो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगी। और व्यापार में अगर इस्तेमाल होने वाला कोई कोड है या चिन्ह है, वो भी डॉक्यूमेंट की एम्बिट में आएगा। ठीक है। और स्टॉक हो गया, अकाउंट हो गया, या लेन देन से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड हो गया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट की परिभाषा में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रॉडुलेंटली। मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रॉड, बड़ी आसान तरीके से याद करने के लिए, लेकिन जब आप भी लिखोगे तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली बढ़ा लेना। फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है, कपटपूर्वक। मतलब हो गया कि कोई भी काम धोखा देने की नीयत से, इंटेंशन टू डिफ्रॉड लिखा हुआ है, से किया गया हो, धोखा देने की नीयत से किया गया हो, वो फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नकली दस्तावेज बनाकर किसी से पैसे लिए जाते हैं तो वह फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन में आता है। फर्जी हस्ताक्षर करके ज़मीन बेच देना, गलती से गलती से मतलब गलत भुगतान हो जाना, तो ये भी जबकि हमारी नियत नहीं है, लेकिन इसमें फ्रॉडुलेंटली, ये फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जो मैंने क्या कहा कि गलती से गलत भुगतान हो जाना, क्योंकि इसमें नियत नहीं है ना, इंटेंशन नहीं है, तो फिर वो इंटेंशन टू डी फ्रॉड नहीं है, तो यह उसमें नहीं आएगा। फर्जी हस्ताक्षर करके ज़मीन बेचना, ये उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि लिंग। ठीक है। पुल्लिंग वाचक वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जेंडर, द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, एनीवे। तो पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर कोई भी हो, तो वह जो है जेंडर की डेफिनेशन में आएंगे। एग्जाम्पल, ट्रांसजेंडर शब्द का वही अर्थ होगा, जैसा कि हमने देखा है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में 2019 में दिया है, वही ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में इसके आएगा। ठीक है। अ, अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कानून में कभी आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा ही कमिट्स एन ऑफेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ही मतलब है कि तो केवल मैन ही है वही कर सकता है। ही ही को मतलब समझा जाएगा महिला और ट्रांसजेंडर भी उसमें भी शामिल होंगे। शी वर्ड आपको कहीं किसी पूरे बैरक में नहीं मिलेगा, ही मिलेगा। तो ही का मतलब आप लोग को समझना है महिला और ट्रांसजेंडर दोनों, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों। ओके। नेक्स्ट हमारा गुड फेथ। गुड फेथ यानी सद्भावना पूर्वक। तो सद्भावना कोई भी कार्य अगर गुड फेथ में माना जाएगा, कब माना जाएगा, अगर वह ड्यू केयर, बहुत ही गुड हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है,
गुड है, यहाँ पे आपको ये जो है आपको गुड फेथ लिख लेना है, यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये निमोनिक से तरीके से समझना गुड में तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको फेथ उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, जब आप उसको लिखोगे डेफिनेशन को, तो फेथ उसमें आप ऐड कर लेना। तो गुड फेथ का मतलब क्या होता है, कोई भी काम तभी गुड फेथ में माना जाएगा अगर वह ड्यू केयर यानी सावधानी पूर्वक किया गया हो, और ध्यान से किया गया ना, अटेंशन से किया गया हो। मतलब बिना सावधानी पूर्वक किया गया काम वह गुड फेथ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कोई डॉक्टर है और अगर उसका मेडिकल जांच करके उसका इलाज किया है तो वो गुड फेथ, अगर बिना जांच किए हुए दवा दे दिया तो गुड फेथ नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी सरकार। गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। ये क्या लिखा है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। अगर भारत सरकार लिखा है तो वो भी गवर्नमेंट है, और उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है तो भी गवर्नमेंट है, बिहार सरकार लिखा है तो भी गवर्नमेंट है, दिल्ली 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 गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार लिखी तो भी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हार्बर। हार्बर, इसको सबसे आसान तरीके से कहा जाए तो किसी को शरण देना। ये है हार्बर, शरण देना। ठीक है, शरण देना का क्या मतलब हो गया, अगर मतलब कोई एक इंसान है, वह जो है किसी व्यक्ति को कानून से बचाता है, मतलब कोई इंसान समझ लेटर सपोज कि भाग गया है, उसको शरण देता है कानून की कस्टडी से, भाग गया है तो उसको कोई शरण देता है, या फिर उसको रहने की जगह देता है, खाना देता है, पानी देता है, पैसे देता है, कपड़े देता है, हथियार या वाहन देता है, और इस तरीके से उसकी मदद करता है, तो ये सब हार्बर में शामिल हो जाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति अगर भाग के कहीं पे गया और उसे खाना भी उसे प्रोवाइड कर रहा है कोई दूसरा इंसान, तो भी हार्बर की कैटेगरी में, डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अपराधी को घर में छुपा लेना, ये हार्बर की डेफिनेशन में आएगा। और पुलिस से बचने के लिए पैसे दे देना उसको, उस इंसान को जो भागा हुआ है, तो भी हार्बर की डेफिनेशन में आएगा। और भागने के लिए आप गाड़ी दे देना, वो भी आपको जो हार्बर की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंजरी यानी चोट, क्षति। अब हम लोग आगे 14 पे इंजरी। अब ये लाइन को आप लोग ऐसे ही पढ़ लेना, इंजरी फ्रॉम इलीगल जस्ट टेक लाइफ अंडर लोकल लॉ ऑफ मैन मंथ ईयर। इंजरी है 214 में। इसका सबसे आसान मैं लेमैन तरीके से बता देता हूँ। मतलब कानून के खिलाफ किया गया कोई भी नुकसान, मतलब शरीर को हो, मन को हो, प्रतिष्ठा को हो, या संपत्ति को हो, ये सारे के सारे इंजरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी की मारपीट से कोई चोट आती है वो इंजरी है, या अगर किसी को डिफेम करते हैं, बदनाम करते हैं तो भी इंजरी है, और किसी की संपत्ति तोड़ देते हैं तो भी इंजरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलीगल। इंजरी फ्रॉम इलीगल। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू आपको लिख लेना है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, ये 215 में है। चलिए सबसे आसान तरीके से समझते हैं इसे, और ये है कि जो भी काम या अगर वह अपराध हो या कानून द्वारा मना किया गया है ना, जिसके लिए केस बनाया जा सकता है, वह इलीगल है। कानून की नज़र में वह काम जो है इलीगल हो, मतलब कानून ने मना किया है उस काम करने से, और अगर आपने किया तो वो उस पर केस बन जाएगा, तो वो इलीगल है। और लीगली बाउंड टू डू का मतलब होता है कि कानून के अनुसार जो काम करना जरूरी है उसे ना करना भी गलत है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लीगली बाउंड टू डू का मतलब मैं ऐसे कर दूं कि टैक्स ना देना, यू आर लीगली बाउंड टू पे टैक्स बट यू आर नॉट पेइंग, तो ये जो है लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन में आएगा, है ना। बच्चे का अगर भरण पोषण नहीं करते हैं, वी आर आल्सो लीगली बाउंड टू डू दैट, बट
इसका उल्लंघन करते हैं तो ये है इसकी डेफिनेशन में आएगा लीगली बाउंड टू डू की, है ना, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच परमिशन। अब हमारी डेफिनेशन आती है 2 क्लॉज 16 यानी जज की। जज को हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं। जज में कौन आते हैं? एनी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज एंड इंक्लूड अ पर्सन। सबसे आसान तरीके से अगर मैं कहूँ तो जज किसे माना जाएगा? जो स्वयं एक अंतिम फैसला दे सकता है या जिसकी पुष्टि हो जाने पर फैसला अंतिम हो जाता है या जजों के समूह का सदस्य हो, वह जज है। और इसको हम लोग इसका एक इलस्ट्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है कोई मजिस्ट्रेट जो जुर्माना या जेल की सजा दे सकता है वह जज है। तो इलस्ट्रेशन जो है बड़े हमारा ये जो डेफिनेशन है उसको क्लियर कर दे रहा है। और विदाउट और विद अपील, क्या लिखा हुआ है? विद और विदाउट अपील इज द जज। अपील हो या ना हो वह न्यायाधीश है। अपील होती है तो भी जज होता है, नहीं होती है तो भी जज होता है। अब हम लोग यहाँ से पहुँच गए इंजरी फ्रॉम इलीगल जस्ट टेक लाइफ। अब लाइफ की डेफिनेशन जो है वो आपको मिलेगी 2 क्लॉज 17 में। लाइफ में क्या है भाई? लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग मतलब मानव का जीवन। लाइफ का मतलब है मानव जीवन। जब तक कि इसके संदर्भ से कोई और मतलब ना निकले तो मानव जीवन कहा जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हत्या का अपराध में अगर कहा जाए लाइफ तो इंसान का जीवन। ठीक है, यहाँ पशु का जीवन शामिल शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोकल लॉ। लोकल लॉ मतलब स्थानीय विधि। लोकल लॉ तो बहुत आसान है, जिसे हम लोग एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू होता है वो लोकल लॉ होता है, किसी और क्षेत्र में लागू नहीं होता है वह लोकल लॉ मतलब एक ही पर्टिकुलर एरिया में लागू होता है वो लोकल लॉ होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा मैन। मैन मतलब पुरुष। तो मैन की डेफिनेशन में लिखा है मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। किसी भी एज का हो, यानी उसको अगर वह अगर 1 साल का है तो हम उसको मैन भी कह सकते हैं और दूसरा हम उसको चाइल्ड भी कह सकते हैं। देखो, क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और मैन की डेफिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ एनी एज। तो 1 साल का बच्चा भी कहिए चाहे 1 साल का पुरुष कहिए, वो मैन की डेफिनेशन में आएगा। मैन ऑफ एनी एज लिखा हुआ है, किसी भी उम्र का पुरुष मानव। 5 साल का लड़का है मैन है, और 60 साल का पुरुष तो भी मैन है। और वेमेन की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी? वेमेन की डेफिनेशन 235 मिलेगी। 219 में यहाँ, 235 में यहाँ, ठीक है। वुमेन हमेशा बड़ी होती है मैन से, मतलब वुमेन का ओहदा जो होता है वो बड़ा होता है। तो मैन वुमेन जो है उसको आप यार पहले मैन आएगा फिर वुमेन आएगी। मैन 219 में आ गया। फिर मंथ एंड ईयर आता है। मंथ ईयर का क्या लिखा हुआ है? मंथ ईयर यस, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। मतलब जहाँ भी मंथ या ईयर शब्द आएगा आपके पूरे बैरेक्ट में, उसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही गिना जाएगा उसको। ठीक है। जैसे एक महीना कहा जाए तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो 1 साल कहा जाए तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये हमारा ईयर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने 1 7 14 यानी ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं 20 तक। फिर 21 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। 21 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 क्लॉज 21 ये क्या कहता है? सॉरी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी चल संपत्ति की बात करता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? हमने सिर्फ मूवेबल लिखा है तो यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी का आप लिख लेना। मूवेबल प्रॉपर्टी ये इंक्लूसिव है, इंक्लूड करता है ये प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अ, हर प्रकार की संपत्ति जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हर प्रकार की संपत्ति, लेकिन जमीन और जमीन से जुड़ी स्थायी रूप से जुड़ी जुड़ी हुई चीजें होती हैं उन्हें छोड़ करके वो सारी मूवेबल, वो जो जमीन से जुड़ी हुई है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। जैसे मकान हुआ, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको उठा के ले आ नहीं सकते, है ना। वो क्या है? मकान हो गया वो। और क्या क्या है? और भाई
मकान में लगी हुई दरवाजे हो गए। तो ये क्या है, जैसे पैसा, गहना और मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। और पेड़ हो गया, मकान हो गया या ज़मीन हो गई, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन। ठीक है, व्यक्ति लिखा है, व्यक्तियों को भी शामिल करेगा। और दस्तावेज लिखा है, तो दस्तावेज दस्तावेज एक भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति अगर लिखा है तो वो व्यक्तियों को भी शामिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओथ, शपथ। ओथ में हम लोग क्या करेंगे, ओथ ओथ की कोई भी शपथ हो गई, ये कानून द्वारा शपथ के बदले दी गई कोई घोषणा हो गई, या फिर कोर्ट से बाहर सबूत के उद्देश्य से जो भी दिया जाए, तो उसे शपथ कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो गवाह द्वारा शपथ लेना, जैसे मान लीजिए कि अम, जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें एक एक करके गवाह आते हैं, तो जैसे गवाह PW1 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 आता है, तो उसे ओथ दी जाती है कि भाई जो आप कहोगे वो सही कहोगे। तो वो कसम खाता है कि हाँ भाई, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो मैं जो भी कहूँगा वो सही कहूँगा। तो ये कानून ये प्रेज्यूम करता है कि भाई ये जो कहेगा वो सही कहेगा। अगर ये गलत हो जाता है तो ये जो फिर ये सजा में तब्दील हो जाता है। अगर कानून को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो कानून चाहे तो उसके खिलाफ उसे सजा भी दे सकती है। ठीक है, तो गवाह द्वारा शपथ लेना तो ओथ हो गई, शपथ के बदले लिखित घोषणा करना, शपथ के बदले जैसे कोई घोषणा करते हैं तो वो भी ओथ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑफेंस 224, जिसको हम लोग आईपीसी में सेक्शन 40 जानते थे, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, अपराध जिसे कहते हैं। ऑफेंस का मतलब ऐसा होता है कि कोई जो कार्य बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑफेंस कहेंगे, जो इस संहिता के अंदर अंतर्गत दंडनीय है। और इसमें जो है, जो हमारा ए है वो ये कहता है कि कुछ अध्यायों में जो अध्याय लिखे हुए हैं, उसमें ऑफेंस का अर्थ क्या होगा कि बीएनएस के तहत दंडनीय कार्य या किसी विशेष कानून कानून या स्थानीय कानून के तहत दंडनीय कार्य। इसमें दो चीजें इंक्लूड होगी। ये मतलब थोड़ा एक्सपैंड कर गया हमारा जो क्लॉज ए है वो। तो क्या पहले या तो कहेगा कि आप बीएनएस को जोड़ो, या फिर कोई आपका विशेष कानून हो। विशेष कानून जैसे हो गया पॉक्सो हो गया, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, या फिर और भी सारे जितने एक्ट्स हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत इंसान को सजा मिल सकती है, तो विशेष कानून की कैटेगरी में आएंगे। और स्थानीय कानून जैसे वहाँ का अगर लोकल लॉ है कोई, तो उसके अंतर्गत कोई भी दंडनीय कार्य हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का स्लॉटर एक्ट है एक, जिसके जो भी एक स्थानीय कानून है उत्तर प्रदेश में। अब बी में क्या होता है हमारा, बी यानी बी में अगर आएंगे तो ऑफेंस के बी में को इनकी जो धाराएं लिखी हुई हैं बी में, जो भी आप धाराएं पढ़ेंगे, उसमें वह ऑफेंस तब होगा जब वह किसी विशेष कानून विशेष किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत कम से कम 6 महीने की कैद से दंडनीय होगा। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। जैसे मतलब छोटा उल्लंघन उल्लंघन होता है, जब 6 वर्ष से कम की सजा होती है, तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है। और जो गंभीर उल्लंघन यानी 6 माह के अधिक के जिनके सजा है, वो ऑफेंस में आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 225 यानी ऑमिशन, लोप जिसको कहते हैं। ऑमिट, हमने ऑमिट लिखा हुआ है, ऑमिशन कर लीजिएगा, OMISSION, ऑमिशन। इसका मतलब होता है कोई काम ना करना है, या अम, उस काम को ना करना, आपकी लापरवाही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पिता द्वारा बच्चे का भरण पोषण ना करना, तो वो ऑमिशन आएगा। अगर आप टैक्स नहीं भरते हो, ऑमिशन आएगा। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करके निकल जाते हो, तो भी वो ऑमिशन होगा। ठीक है, तो ऑमिशन भी जो है हमारा एक इलीगल एक्ट है।
क्यों? क्योंकि अगर आप रेड लाइट क्रॉस करके निकल जाओगे फिर वहां पर, तो फिर आपको चालान तो भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? पर्सन। एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। मतलब क्या हो गया? पर्सन का मतलब क्या हो गया? पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति, कंपनी या कोई संस्था, है ना, या व्यक्तियों का समूह हो गया, चाहे वो पंजीकृत हो या नहीं हो, तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी का है तो भी पर्सन, अगर कोई कंपनी है तो भी पर्सन, अगर एनजीओ है तो भी पर्सन, ये पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? पब्लिक, यानी लोग, सीधी सीधी भाषा में कहें तो जनता। मतलब कोई भी वर्ग हो या कोई समुदाय हुआ तो पब्लिक की डेफिनेशन में आएगा। जैसे मान लो कि किसी गांव के कोई लोग हो गए तो पब्लिक की डेफिनेशन में आएगा, किसी धर्म या समुदाय के लोग हो गए तो भी पब्लिक की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब होता है लोक सेवक। लोक सेवक का सबसे आसान तरीके से अगर मैं बताऊं तो कोई भी सरकारी अधिकारी हो गया, पुलिसकर्मी हो गया, न्याय अधिकारी हो गया, ये सारे के सारे मतलब जो भी ऐसा व्यक्ति जो कानून में दी गई किसी भी श्रेणी में आता हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, वह, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। ए से बिल्कुल आपका के तक है, ये ए टू के है पब्लिक सर्वेंट। ओके, पहला बोलता है कि आर्मी हो, आर्मी नेवी और एयरफोर्स का कमांडिंग ऑफिसर हो तो वो भी वो जो है वो किसकी डेफिनेशन में आएगा? वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। जैसे आर्मी कैप्टन हो गया, नेवी कमांडर हो गया या एयरफोर्स का विंग कमांडर हो गया, वो जितने हैं वो हमारी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। या फिर जज हो गए, जज हो गए, न्यायिक कार्य करने वाले हो गए, वो हो गए पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। या कोर्ट का कोई अधिकारी हो गया, या फिर पंचायत का कोई सदस्य हो गया, या फिर आर्बिट्रेटर हो गया, मध्यस्थ जो कराता है, वो हो गया। या फिर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने वाला व्यक्ति या कोई अधिकारी हो गया, या पुलिस वाला वही हो गया, कोई जेल अधीक्षक हो गया, हिरासत वाला अधिकारी हो गया, वो भी पब्लिक है। अपराध को रोकने की सूचना देने वाला अधिकारी, वो भी पब्लिक सर्वेंट की, यानी फूड, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस अधिकारी हो गया, हेल्थ ऑफिसर हो गया, ये सारे सारे क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। और गवर्नमेंट की संपत्ति से जुड़ा कोई अधिकारी होता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। और आई में भी लिखा हुआ है लोकल बॉडी की कोई संपत्ति या टैक्स से जुड़ा कोई अधिकारी होता है वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जैसे नगर निगम का कोई अधिकारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, या फिर राजस्व कर्मचारी, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। और चुनाव से जुड़ा कोई अधिकारी होता है तो भी पब्लिक सर्वेंट है। जैसे चुनाव का अधिकारी हो गया, या बूथ लेवल ऑफिसर हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, अ, और फिर कोई सरकारी ठेके पर नियुक्त कोई व्यक्ति हो गया, या फिर सरकारी के कार्य के लिए जो कमीशन पे काम करने वाला कोई व्यक्ति हो गया, ये भी हमारे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। ये 2K की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और इसमें आप चीज़ एक और देख लो कि जो इलेक्शन की डेफिनेशन है ना, वो आपके एक्सप्लेनेशन में दी गई है। एक्सप्लेनेशन सी में लिखा हुआ है इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। है ना, ये इलेक्शन की डेफिनेशन यानी निर्वाचन की जो डेफिनेशन है वो आपकी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में आप सी में जाओगे तो वहाँ पे दी गई है। इसमें आप जोड़ लेना क्या? इलेक्शन, इलेक्शन भी कराता है ना, ION, यानी 228 के में एक्सप्लेनेशन सी में है। सी में इसकी डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन? इलेक्शन की डेफिनेशन यानी निर्वाचन की डेफिनेशन दी गई है। अब आगे आते हैं हम लोग। इलेक्शन का क्या मतलब होता है? इलेक्शन का मतलब होता है किसी भी विधायी संस्था या फिर निकाय संस्था या फिर
किसी कोई अन्य सार्वजनिक कोई प्राधिकरण है, उसके सदस्य अगर हमको चुनने का कोई चुनाव हो रहा है, वो चयन किसी विधि से भी हो सकता है, तो हम लोग उसे सिलेक्शन बोलेंगे। जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है इलस्ट्रेशन में आएंगे, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब 229 में आएंगे। 229 विद यह हमारा रीजन टू बिलीव है, ठीक है, रीजन टू बिलीव। यानी विश्वास करने का कारण। क्या है भाई विश्वास करने का कारण? अगर सबसे आसान तरीके से जाने तो किसी व्यक्ति को अगर इस बात पर मतलब कोई तर्क दिया जाए, उस पर विश्वास हो जाए, कहा जाए, तो उसे रीजन टू बिलीव। जैसे मान लीजिए कि अ, किसी चोरी होने के शक है किसी पर और आपको पुख्ता जानकारी है, तो रीजन टू बिलीव होगा, ठीक है। लेकिन अफवाह पर भरोसा पे रीजन टू बिलीव नहीं होता। आपको अगर जानकारी है तो रीजन टू बिलीव होगा। किधर गए हम लोग? रीजन टू बिलीव, and he has sufficient cause to believe that thing, not otherwise। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल लॉ, यानी विशेष कानून, यानी विशेष विधि। अंडर स्पेशल लॉ अब हम लोग इसकी कैटेगरी में होंगे यहाँ पे। तो स्पेशल लॉ क्या है भाई? स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर और सब्जेक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक ऐसा कानून जो किसी विशेष विषय पर लागू हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे स्पेशल लॉ, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, वो स्पेशल लॉ है। एनडीपीएस एक्ट हो गया, वो स्पेशल है। और फिर पॉक्सो एक्ट हो गया, वो भी स्पेशल है। वो सारे स्पेशल एक्ट हैं। स्पेशल लॉ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा दस्तावेज जो कोई कानूनी अधिकार पैदा कर सके, ठीक है, कोई कानूनी अधिकार पैदा कर सके, जो कि स्थानांतरित किया जा सके, या जिसमें कोई कानूनी देनदारी स्वीकार, मतलब या कोई व्यक्ति अगर कोई इसकी कानूनी देनदारी स्वीकार करे तो उसे हम लोग वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अगर नाम लिख करके अपना अधिकार ट्रांसफर कराना है बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएगा। तो वैल्यूएबल यहाँ पे लिखा तो सिक्योरिटी लिख लेना आप, सी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है वेसल। वेसल जो है वो उसको जलयान बोलते हैं, मतलब पानी के रास्ते। ऐसे सिंपल सिंपल से समझ लो। या इंसानों को या कोई सामान को ले जाने वाली कोई भी चीज़ हो, उसको हम लोग वेसल कहेंगे। जैसे नाव हो गया, जहाज हो गया, स्टीमर हो गया, ये सारे वेसल होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से, ठीक है। मतलब वॉलंटरली एक इंसान मतलब वॉलंटरली एक चीज़ तब मानी जाएगी जब व्यक्ति का इरादा ऐस उसे पता हो कि उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो कि वॉलंटरली कॉजिंग हार्ट, जो आपने पढ़ा नहीं था आईपीसी में 321 में, 323 में उसकी सजा थी 115 2 बीएनएस, ठीक है। तो वो जानबूझकर चोट पहुंचाना वॉलंटरी, और दुर्घटनावश अगर कोई चोट लगती है, यानी एक्सीडेंट से अगर कोई चोट लगती है, तो वॉलंटरली नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा विल। विल का मतलब होता है वसीयत। वसीयत को सबसे आसान तरीके से अगर मैं कहूँ तो वसीयत का मतलब होता है कोई भी वसीयतनामा, यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मान लो किसी इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसकी संपत्ति होती है, वो बांटने की लिखित घोषणा जो भी होती है, वो विल कहलाई जाती है। नेक्स्ट है वेमेन। वेमेन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे आसान है, किसी भी उम्र की महिला, मैन में किसी भी उम्र का पुरुष, और चाइल्ड में क्या हो गया? 18 साल से कम का कोई भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाइल्ड की डेफिनेशन मिलेगा। अब वेमेन जो है, वेमेन मतलब ये हो गया किसी भी उम्र की मिलेगा। 5 साल की बच्ची हो गई, 1 साल की बच्ची हो गई, या पैदा हुई है तो भी वेमेन की डेफिनेशन में आएगी, और 60 साल की अगर कोई महिला है तो भी वेमेन की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे अगर वो 18 साल से कम की है तो उसे आप वेमेन भी बोल सकते हो, उसको आप चाइल्ड भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो, अगर वो महिला है तो। अगर पुरुष है तो उसको मैन बोलो या फिर चाइल्ड बोलो।
बच्चा अगर है तो मतलब 10 साल का, 11 साल का और 18 साल से कम का हो। अगर 18 साल से ज़्यादा का तो मैन और वुमेन में ही रहेगा, वो बच्चे में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस, वुमेन हो गया, रॉन्गफुल कॉजिंग रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। रॉन्गफुल गेन का मतलब हो गया कि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई भी संपत्ति को हासिल कर ले जिस पे उसका कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो रॉन्गफुल गेन हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई चोरी का माल है, चुरा करके अपने पास रख ले, वो रॉन्गफुल गेन हो गया, ठीक है। किसी से धोखे से पैसे ले ले, किसी धोखे से संपत्ति ले ले, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, तो वो रॉन्गफुल गेन होता है। और उसी का जस्ट अपोजिट होता है अवैध हानि, यानी अ, सदोष हानि जिसे बोलते हैं। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, सदोष हानि है जिसमें इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति का नुकसान हो गया हो, तो उसे हम लोग रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन में रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी व्यक्ति को धोखे से किसी व्यक्ति ने हड़प लिया, तो जिसकी ज़मीन उसने हड़पी है वो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जिसने लिया है वो रॉन्गफुल गेन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को गलत तरीके से हासिल करे या गलत तरीके से अपने पास रखे, तो यह गेनिंग रॉन्गफुली हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को से मान लो उसको हटा दिया जाए, डिप्राइव कर दिया जाए या वंचित कर दिया जाए, या उस संपत्ति से दूर रखा जाए, तो उसे हम लोग रॉन्गफुल लूजिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने ए कोई व्यक्ति है और बी की जमीन है, उसने उस पर कब्जा कर लिया, तो ए जो होगा और वो गेनिंग रॉन्गफुली हो गया और बी जो है वो लूजिंग रॉन्गफुली हो जाएगा, ठीक है। अब टू 239 जो है वर्ड एंड एक्सप्रेशन बताता है। 239 ये लिखा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड एज इन संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 एंड BNS एस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट नंबर 46 ऑफ 23 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड। देखो भाई, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी शब्द, ठीक है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो भी वर्ड और एक्सप्रेशन है, जो शब्द और पद है, वह इस संहिता में परिभाषित नहीं है, जिनकी डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन अगर वह आईटी एक्ट में दिया है या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसकी परिभाषा दिया है, तो उसका अर्थ जो होगा, उसका जो मीनिंग होगा, यहाँ पे भी वही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं समअप कर देता हूँ जल्दी से। आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आप इस तरीके से बना लेना है। वन वन उसके बाद ए लिखना है, एक्टिंग एनिमल चाइल्ड काउंटरफीट को टू डेथ, देन डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉड जेंडर बट गुड गवर्नमेंट हार्बर, injury from illegal judge take life under local law of man month year, mobile number oath is offense on a person public servant with reason to believe। इसमें इलेक्शन की भी डेफिनेशन आएगी, 228 के एक्सपेंशन सी में है, और विद रीजन टू बिलीव ये हमारा 229 में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अंडर स्पेशल लॉ, ठीक, वैल्यूबल वेसल है ना, वैल्यूबल मतलब होता है वैल्यूबल सिक्योरिटी, ठीक है। और वेसल वॉलंटरली बाय विल ऑफ वुमेन कॉजिंग रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, और फिर कॉजिंग गेनिंग रॉन्गफुली लूजिंग रॉन्गफुली। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़े ही आसान तरीके से याद हो जाएगा और ये कभी आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। और कोई अगर आपसे पूछता है कि ओथ की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो आपको पता है कि भाई हमने इस एम्बिट में जाना है, यानी हमने जो डिवाइड किया है 1 7 14 21 30, तो 21 में ही आएगा ओथ, तो फिर मोबल नंबर ओथ यानी 3 यानी 2 23, ठीक है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।